खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अपनी अदाकारी से लोगों के दिल और दिमाग पर छाप छोड़ जाने वाले ये कलाकार अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए भी खूब मशहूर हैं। इतना रुतबा है इस शहर में कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। रही बात इनको जानने पहचानने की, तो ये अपनी अदाकारी, अपने सामाजिक कार्यों और साथ साथ इन पर लगाए गए विवादास्पद आरोपों से भी ये खूब मशहूर हुए। अरे खाओ ना दबा के, अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं अपने अभिनय से लोगों को अपना कायल बना देने वाले नाना पाटेकर की। अगर आज हम इनके जिंदगी की कहानी पर चर्चा करेंगे तो ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। जैसे कि आखिर क्यों एक बड़े व्यापारी के बेटे होने के बावजूद इन्हें ईंट के भट्ठों पर मजदूरी करनी पड़ी, कैसे इस मासूम लड़के को सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग का काम करना पड़ा, रात रात भर फिल्मों के पोस्टर चिपकाने वाला यह लड़का कैसे बन गया बॉलीवुड का एक मशहूर सुपरस्टार। ना देख मुझे जादूगर मछली, तेरी बात लगे मुझको नकली। आखिर जिस नाना पाटेकर का प्रेम विवाह हुआ, उनकी धर्म पत्नी उन्हें क्यों छोड़कर चली गईं? मशहूर बॉलीवुड अदाकारा तनुश्री दत्ता का नाना पाटेकर पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की आखिर क्या कहानी है? जिस नाना पाटेकर और मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला के प्रेम संबंधों की पूरा बॉलीवुड बात कर रहा था, आखिर ये प्रेम संबंध क्यों टूट गया? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। इस वीडियो के अंत में आज हम ये भी बात करेंगे कि नाना पाटेकर पर अपने ही पहले बेटे की हत्या का आरोप क्यों लगा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। नाना पाटेकर का जन्म साल की पहली तारीख 1951 को मुंबई के मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर था, जिनका कपड़ों का अपना व्यवसाय था, और मां संजना पाटेकर एक कुशल गृहिणी थी। हाँ, शायद ही आपको पता हो कि नाना पाटेकर का ये असली सही नाम नहीं था, बल्कि इनका नाम विश्वनाथ पाटेकर है। नाना पाटेकर अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा काले थे, और इस रंग की वजह से ही उनके मन में हमेशा हीन भावना बनी रहती। उन्हें हमेशा लगता कि उनके पिता उनसे कम प्यार करते हैं, वे उनके बड़े भाई बहनों में ज्यादा लगाव रखते हैं। हाँ, तो आपको बता दें कि उनके पिता दिनकर पाटेकर को तमाशा देखने का बहुत शौक था। वैसे तमाशा महाराष्ट्र में नौटंकी को कहते हैं। तो जब भी दिनकर पाटेकर तमाशा देखने जाते तो अपने बच्चों को हमेशा साथ लेकर जाते। बचपन में नाना को तमाशे की भले ही कुछ समझ ना हो, पर पिता के चेहरे में जो खुशी दिखती उसे देखकर नाना बहुत खुश होते। तो नाना पाटेकर ने बचपन में ही सोच लिया था कि वो अपने पिता को खुश करने के लिए और अपने पिता का प्यार पाने के लिए जब बड़े हो जाएंगे तो तमाशा ही करेंगे। उन्हें लगता पिता को थिएटर बहुत पसंद है, अगर वो थिएटर में काम करेंगे तो शायद उनके पिता उन्हें भी खूब पसंद करने लगे। ऐसी ही सोच के साथ नाना बड़े हो रहे थे। नाना ने दादर के समर्थ विद्यालय से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। वैसे परिवार में सब अच्छा चल रहा था। नाना 13 साल के थे, तभी उनके परिवार में भारी संकट आ गया। उनके पिता दिनकर पाटेकर के व्यवसाय में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान के परिवार के साथ हुआ। और हाँ, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। हाँ जी, मैंने तुम्हारे नाम बनवाया। उनके टेक्सटाइल के बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी ने उनके पिता के भरोसे को जीत धोखे से बिजनेस, घर बार सब हड़प लिया। अब नाना पाटेकर का परिवार दर बदर हो गया था। उन्हें अपने आलीशान घर को छोड़कर एक चावल में ही गुजर बसर करनी पड़ी। परिवार में अब एक खुराक रोटी की भी समस्याएं हो रही थी। नाना पाटेकर ये सब देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब पढ़ाई के बाद कुछ न कुछ काम जरूर करेंगे। तो नाना पाटेकर स्कूल से आने के बाद अपने घर से 8 किलोमीटर दूर एक ईंट के भट्टे को जाते। वहां ये बच्चा कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी की खातिर अपने सर पर 6 घंटों तक ईंटों की ढुलाई का काम करता। जब कभी भी और समय बच जाता तो सड़कों पर जो जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है उसकी पुताई का काम किया करता। ये छोटे छोटे हाथ परिवार की जीविका की खातिर
फिल्मों के पोस्टर रखने का काम भी किया करते। वैसे इन सभी कामों में उन्हें सबसे अच्छा पैसा पोस्टर के काम में ही मिला करता। उन्हें इसके लिए महीने के 35 रुपए मिल जाते। और नाना पाटेकर की पेंटिंग में तो बचपन से ही रुचि थी और इसी रुचि के चलते उन्हें पोस्टर पेंटिंग का काम भाता भी खूब था। धीरे धीरे नाना पाटेकर की स्कूली पढ़ाई खत्म हुई और उन्होंने अपने ही कमाए पैसों से अपना एडमिशन जे कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट में करवाया और साथ ही साथ जीविका चलाने की खातिर छोटे मोटे काम करते रहे। चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल। पढ़ाई पूरी हुई तो उन्हें पूना की एक एड एजेंसी में जॉब मिल गई। पिछले 8 सालों से जब से मैंने पढ़ाई खत्म की है, आप यही खट्टा सवाल करते आए हैं। वहां पर नाना पाटेकर को 1200 रुपए प्रति माह मिल रहे थे। 70 के दशक में ये एक बड़ी रकम हुआ करती थी, पर पिता के लिए जो अपनी आंखों में सपने देखे थे उन्हें भी पूरा करना था। तो एक दिन अपने दिल की सुनते हुए उन्होंने ये 1200 रुपए की नौकरी छोड़ दी और एक थिएटर ग्रुप में कलाकार के तौर पर काम करने लगे। पर अब नाना पाटेकर की मासिक आय घट गई थी। जहां नाना को 1200 रुपए प्रति माह मिल रहा था, वहीं उन्हें प्रति शो के 50 रुपए मिलते। पर शो भी कहाँ रोज मिलते हैं, महीने में 8 से ज्यादा शो नहीं कर पाते थे। नौकरी छोड़ने के इस निर्णय से उनका पूरा परिवार उनके खिलाफ था। बस साथ कोई खड़ा था तो वो थे उनके पिता। थिएटर के ज्वाइन करने पर पिता की आंखों में जो चमक थी वो उन्हें 400 रुपए की जगह 4 लाख दिखाई दे रहे थे। थिएटर करते करते लगभग 2 सालों का वक्त गुजर चुका था। अब वो एक अच्छे एक्टर के तौर पर स्थापित हो चुके थे। अच्छाई उतनी करो जितनी अच्छी लगे, ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे। एक दिन रोज की तरह शो खत्म किया तो शो के खत्म होते ही उनके पास एक आदमी आया। बोला, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, मैं एक डायरेक्टर हूँ और एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहता हूँ। नाना पाटेकर मुंबई आ गए। इस फिल्म का नाम था गमन। नाना की ये पहली फिल्म थी जो कि 1979 में रिलीज हुई। वैसे ये फिल्म फ्लॉप हो गई और नाना को भी कोई पहचान नहीं मिली। हलकट नालायक। यशोधरा, जबान खींच लूंगा मैं। नाना पाटेकर को मिली इस असफलता ने उन्हें एक बार फिर मुंबई से पुणे वापस आने को विवश कर दिया और थिएटर में एक बार फिर काम करने लगे। पर अब की बार उनकी मुलाकात वहां पर नई आई कलाकार नीला कांति से हुई। नीला कांति नई आई थी। वो पेशे से एक बैंकर थी और शौकिया थिएटर करती थी। दोनों के साथ साथ थिएटर करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गई। और फिर नीला कांति और नाना पाटेकर ने शादी कर ली। जब नाना पाटेकर ने नीला कांति से शादी की, उस समय उनकी पत्नी उनसे अधिक कमाती थी क्योंकि वो बैंक में भी काम करती थी और साथ ही साथ थिएटर भी करती। तो नीला कांति को लगभग 2200-2300 रुपये मिलते और नाना पाटेकर को सिर्फ अपने सोच करके 1000-1200, कुल मिलाकर घर में 3500 रुपये आते। ये रकम उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। नाना और नीला कांति अब आराम से जिंदगी जी रहे थे। एक बार नाना पाटेकर के पिता बहुत बीमार हुए। तब नाना थिएटर ही कर रहे थे। पिता को उन्होंने एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। पिता का इलाज उसी स्टेज शो के पैसे से ही हो रहा था। पिता की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब ये 400-500 रुपए में कहाँ घर का खर्च चलता और पिता का भारी इलाज होता। पिता की गंभीर बीमारी और बिगड़ती हालात को देखकर नाना ज्यादा से ज्यादा शो करने में लगे रहते, पर पैसों की कमी के कारण उनके पिता बच न सके। जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई, उस दिन नाना महासागर नाम का एक शो कर रहे थे। शो के बीच में नाना पाटेकर को खबर मिली कि उनके पिता गुजर चुके हैं, लेकिन नाना पाटेकर ने शो करना नहीं रोका। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता ही तो थे जो चाहते थे कि मैं शो करूं। इसीलिए उन्होंने उस शो को पूरा किया और शो के बाद वो अंतिम संस्कार में पहुंचे। वो लिखो और बाद में डाल देना पुलिस थाने के किसी गोडाउन में सड़ने के लिए। थिएटर के दौरान नाना पाटेकर का एक प्ले बहुत मशहूर हुआ था। ये प्ले था उनकी एक्टिंग के दौरान उनके साथ हुए किस्से का। दरअसल प्ले में एक बलात्कार का सीन था जिसे देखकर दर्शक ताली बजाने लगे। नाना पाटेकर तुरंत उस प्ले को बीच में ही अधूरा छोड़कर चल दिए। बहुत समझाने और बुलाने पर जब नाना माने और स्टेज शो को पूरा करने के लिए दोबारा आए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि रेप जैसी सामाजिक बुराई पर तालियां बजाना बेहद शर्मनाक है।
भले ही वो एक प्ले क्यों ना हो, पर आपको तालियां नहीं बजानी चाहिए। बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। तो इस तरह नाना पाटेकर ने अपनी जिंदगी और थिएटर को अपने सिद्धांतों पर जिया। धीरे धीरे एक बार फिर थिएटर करते करते लगभग 2 वर्षों का समय गुजर चुका था। एक दिन नाना पाटेकर शो ही कर रहे थे, पर आज का शो बेहद खास था, क्योंकि इस शो को देखने उस समय की मशहूर हीरोइन स्मिता पाटिल आई हुई थी। वैसे तो स्मिता नाना पाटेकर के साथ गमन फिल्म में काम कर चुकी थी और उनकी एक्टिंग से बेहद प्रभावित थी। स्मिता शो के खत्म होने के तुरंत बाद खुद नाना के पास गई और कहा कि आप जानदार एक्टिंग करते हैं, फिल्मों में एक बार फिर प्रयास क्यों नहीं करते। नाना मुस्कुराए और कहा, मुझे कौन देगा फिल्मों में रोल, ना तो मेरी आवाज अच्छी है और ना ही मैं कोई खूबसूरत हूँ। स्मिता ने कहा, आप एक बार मेरे साथ मुंबई चलिए, मेरा वादा है कि मैं आपको फिल्मों में काम दिलाऊंगी। नाना पाटेकर पहले तो ना नुकुर करते रहे, पर साथियों के बहुत समझाने पर एक बार वो फिर राजी हो गए। स्मिता नाना पाटेकर को लेकर डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास गईं। उन दिनों स्मिता पाटिल फिल्म आज की आवाज में डायरेक्टर रवि चोपड़ा के साथ काम कर रही थी। स्मिता पाटिल ने रवि चोपड़ा से नाना को रोल देने की गुजारिश की। रवि चोपड़ा ने नाना पाटेकर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि मैं इन्हें फिल्म में एक नकारात्मक किरदार दे सकता हूँ। नाना पाटेकर यह सुनकर फिल्मों में काम के लिए राजी नहीं हुए, पर स्मिता पाटिल समझदार थी। उनकी नाना पाटेकर को लेकर दूरदृष्टिता थी। उन्होंने नाना पाटेकर को समझाया, आप फिल्मों में काम करके अपनी एक्टिंग का एक बार जलवा तो दिखाइए। नाना पाटेकर मान गए और उन्होंने फिल्म आज की आवाज में जगमोहन का किरदार निभाया। कहते हैं मुंबई की पुलिस बड़ी काबिल है, उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पा रही। फिल्म आज की आवाज एक अच्छी हिट फिल्म साबित हुई, पर नाना के किरदार को किसी ने बहुत नोटिस नहीं किया। अब नाना पाटेकर को एक हिट फिल्म से एंट्री तो मिल गई थी, पर अब उन्हें जो रोल मिल रहे थे वो बहुत छोटे थे। जैसे कि नाना पाटेकर ने मोहरे, अंकुश, प्रतिघात जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन छोटे छोटे किरदारों में नाना को सिर्फ चंद पैसे ही मिलते। नाना पाटेकर बेहद मेहनती तो थे ही। उन्होंने सोच लिया कि अपने परिवार को चलाने के लिए वो और मेहनत करेंगे। उजड़े चमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। तो आपको दूरदर्शन में आने वाला वो बचपन में जंगल बुक सीरियल तो याद ही होगा, जिसमें एक छोटा सा बच्चा मोगली जंगल में ही पलता बढ़ता है। इस सीरियल में शेर खान की आवाज को नाना पाटेकर जी ने ही आवाज दी। मैंने उस दिन साफ कहा था कि तुम्हें उससे मेरे हवाले करना है, और कहाँ है उसकी ये राह। इस कार्टून सीरियल में दी गई आवाज से नाना पाटेकर की गुजर बसर चल रही थी। ये दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं, इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है। तभी नाना पाटेकर को परिंदा फिल्म का प्रस्ताव आया। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक का एक लीड रोल किया। यह एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। नाना को दर्शक इस फिल्म से अच्छी तरह पहचान गए थे। बच्चे को मार डाला, खुद को चला डाला, हम क्या किया देखते बैठा, भूल गया, सर नहीं पकड़ के बैठा। अब इस परिंदे ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में उड़ान भर ली थी। इसके बाद इनकी प्रहार फिल्म आई। इस फिल्म में ये एक आर्मी ऑफिसर बने और इस रोल के लिए इन्होंने बकायदा 3 साल की ट्रेनिंग ली। प्रहार भी एक बड़ी हिट साबित हुई। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग। और इन खुशियों के साथ एक खुशी और आई। नाना के घर एक बेटे का जन्म हुआ। पर जब नाना पाटेकर अपने बेटे को देखने हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने बेटे का चेहरा देखते ही नाना पाटेकर की रंगत उड़ गई थी। उनके बेटे के दोनों होंठ कटे हुए थे। वो दिखने में औरों से कुछ अलग दिख रहा था। नाना यह देख हताश हो गए। दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ। कहते हैं नाना पाटेकर को उसके इस रूप से चिढ़ हो गई थी। नाना हमेशा उदास रहने लगे थे। नीला कांति जो उनकी पत्नी थी वो भी समझ रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसका रूप और बिगड़ता जा रहा था। नाना पाटेकर की चिंता भी बेटे के बड़े होने के साथ साथ बढ़ रही थी। वो सोचते कि अभी तो मेरा बेटा ऐसा लग रहा है, और बड़ा होगा तो और कितना भद्दा लगेगा। बता, साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? नाना पाटेकर अपने बेटे को कभी गोद तक में न लेते। शायद वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे।
बेटे की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही थी और बेटे के 2 साल के होते होते उसकी मृत्यु हो गई। मीडिया में ये खबरें आईं कि नाना बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, सो उन्होंने अपने ही बेटे को जहर दे दिया। पर शायद सच्चाई ये नहीं थी। नाना पाटेकर के सगे संबंधी बताते हैं कि एक दिन नाना पाटेकर की पत्नी को अचानक कोई काम पड़ गया। वो बेटे को घर में अकेले सोता छोड़ चली गई। उनका सोचना था कि नाना घर पर हैं, जब तक बेटा जगेगा तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। पर अचानक उनका बेटा नींद से उठ गया और जोर जोर से रोने लगा। नाना पाटेकर उसी कमरे में बैठे हुए थे, पर वो दूसरी तरफ मुंह करके किताब पढ़ रहे थे ताकि उन्हें उनके बेटे का चेहरा न देखना पड़े। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? पर वो नन्हा बच्चा चुप हो ही नहीं रहा था। आखिरकार नाना ने उसकी तरफ मुंह कर ही दिया। बेटा इतना ज्यादा रो रहा था कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। नाना पाटेकर को देखते ही उनके बेटे ने दोनों बाहें फैला दी, जैसे कि वो उन्हें बुला रहा हो। यह दृश्य बेहद करुणा भरा था, जिसने एक पिता की सोई भावनाओं को जगा दिया था। बाहें फैलाए रोते बेटे को देख वो खुद को रोक न सके। झट से उन्होंने अपने बेटे को बाहों में भर लिया। छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। उसे थपथपाकर चुप कराने लगे। बेटे के प्रति जो नफरत थी वो आज शायद खत्म हो गई थी। बेटे को अब नाना खूब प्यार करते। नाना पाटेकर अपने बेटे के प्यार में ऐसा खोए कि कई कई दिनों तक शूटिंग को जाना ही भूल जाते और बेटा भी अपने पिता के बगैर 1 मिनट भी नहीं रुकता। पर ये खुशियां ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक सकी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। नाना पाटेकर अपने बेटे को गले लगाए हर मुमकिन इलाज कराने का प्रयास करते रहे, पर डॉक्टर के आश्वासन से ये पता लग गया था कि बेटा अब ज़्यादा दिनों तक इस दुनिया का मेहमान नहीं है। और ऐसा ही हुआ। बेटे का कुछ दिनों बाद ही निधन हो गया। बेटे के ना रहने के बाद नाना बुरी तरह से टूट गए थे। और तो और उनकी पत्नी नीला कांति बताती हैं कि वो हमेशा अपने आप को कोसते रहते। उन्हें लगता कि समय रहते उन्होंने अपने बेटे की कद्र नहीं की, इसीलिए ऊपर वाले ने उनसे उनके बेटे को छीन लिया। बेटे के ना रहने के बाद वो इतना गुमसुम और शांत रहने लगे कि उनके परिवारजन भी उन्हें देखकर चिंतित रहते। पर शायद ऊपर बैठे भगवान को भी नाना पाटेकर पर तरस आया। कुछ दिनों बाद उनकी ये मुस्कुराहटें एक बार फिर लौटी, जब पत्नी नीला कांति ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। नाना पाटेकर ने अपने दूसरे बेटे का नाम मल्हार पाटेकर रखा। इन खुशियों के साथ नाना पाटेकर का फिल्मी कैरियर भी उड़ान पर था। भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन है, भारत के सभी गुंडे लुटेरे मेरे रिश्तेदार। वैसे नाना पाटेकर का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है तो तिरंगा फिल्म। यह फिल्म 1993 में रिलीज हुई। डायरेक्टर मेहुल कुमार जब नाना पाटेकर के पास फिल्म लेकर गए तब नाना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कॉमर्शियल फिल्में नहीं करता। पर जब कहानी सुनी तो वो इस फिल्म को करने को तैयार हो गए। हाँ, उनकी इस फिल्म को करने में सिर्फ एक शर्त थी। उनका कहना था कि इस फिल्म में साथ काम करने वाले एक्टर राजकुमार उनके काम में उन्हें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तब डायरेक्टर मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को समझाया। उन्होंने कहा कि मैं राजकुमार जी के साथ 2 फिल्में और कर चुका हूँ, उनके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं, और कहा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि राजकुमार जी काम में इंटरफेयर करते हैं। उनके साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज तो हम अपना एक मिनट दूसरों को दे चुके हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान ये जरूर होता। दोनों अपने अपने शॉट देने के बाद दूर दूर बैठ जाते। कोई किसी से बात नहीं करता। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जब दोनों को तिरंगा फिल्म में पीले पीले ओ मेरे जानी गाने में साथ डांस करना था, तब नाना ने ये डांस करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि पुलिस के रोल में डांस करना, ठुमका लगाना अच्छा नहीं लगेगा। दर्शक इस सीन को देखकर आखिर क्या कहेंगे। तब मेहुल कुमार ने समझाया, ये कोई रोमांटिक गाना नहीं, ये गाना एक मौज मस्ती भरा गाना है। वैसे इस गाने के फिल्माए जाने के बाद दोनों एक्टर में अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर इसके बाद नाना और राजकुमार जी दोनों अच्छे दोस्त बने रहे।
इधर तिरंगा फिल्म की शूटिंग समाप्त हुई तो नाना पाटेकर को क्रांतिवीर फिल्म मिल गई। क्रांतिवीर फिल्म की शूटिंग शुरू होती उससे पहले मुंबई में दंगे शुरू हो गए। नाना पाटेकर को शूटिंग तो दूर खुद को अपने ही घर में बंद करना पड़ा। नाना मन ही मन झुंझुलाए हुए थे क्योंकि वो क्रांतिवीर फिल्म की पूरी तैयारी कर चुके थे। जब कई दिनों तक नाना पाटेकर अपने आप को अपने ही घर में कैद रखते तब उन्होंने इसी झुंझुलाहट के बीच एक दिन अपनी जीप निकाली और दंगों के बीच निकल पड़े शांति की अपील करने। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद रहना सीखो। शायद क्रांतिवीर फिल्म का ये एक्टर पहले ही फिल्म की शूटिंग कर रहा था। दंगे खत्म हुए और क्रांतिवीर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और क्रांतिवीर फिल्म जब आई तो ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। नाना पाटेकर अपने आप को एक सफल कलाकार के रूप में साबित कर चुके थे। अब नाना पाटेकर के लिए रोल खुद ही चल कर आते। ना तो उसूल है, पहले लात फिर बात, उसके बाद मुलाकात। इसी दौरान नाना पाटेकर खामोशी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म के साथ साथ उनकी एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस मूवी का नाम था अग्निसाक्षी। इन दोनों ही फिल्मों में एक कॉमन चीज थी, वो थी उन दोनों फिल्मों की एक्ट्रेस मनीषा कोइराला। जहां एक तरफ अग्निसाक्षी फिल्म में मनीषा कोइराला नाना पाटेकर की पत्नी का रोल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ खामोशी फिल्म में वो नाना पाटेकर की बेटी का रोल कर रही थी। इन दोनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला का समय एक साथ बहुत ज्यादा गुजरता और इन गुजारे हुए लम्हों के साथ वो एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। नाना पाटेकर मनीषा कोइराला में इस कदर इन्वॉल्व हो गए कि वो अपनी निजी जिंदगी की भी चिंता नहीं कर रहे थे। नाना पाटेकर कई दिनों तक अपने घर तक नहीं जाते। धीरे धीरे गुजरते लम्हों के साथ नाना पाटेकर और उनकी पत्नी में मतभेद इतने बढ़ गए कि वो पूरी तरीके से अपनी पत्नी से अलग रहने लगे। हालांकि दोनों में कभी तलाक नहीं हुआ, पर नाना इन दिनों मनीषा कोइराला के साथ लिव इन में रह रहे थे। नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा कि वो मनीषा कोइराला को बहुत प्यार करने लगे थे। इसी दौरान नाना पाटेकर की साल 1999 में कोहराम फिल्म आई। इस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस बनी आयशा जुल्का। फिल्म की शूटिंग के दौरान शायद नाना आयशा के भी खूब करीब हो गए थे। मनीषा को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इन दिनों नाना पाटेकर मनीषा कोइराला को समय नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में एक दिन मनीषा कोइराला नाना पाटेकर को बगैर कुछ बताए उनकी शूटिंग लोकेशन पर विजिट करने पहुंच गईं। तब मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और शायद ये वो दिन था जब मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर से अपने सारे के सारे रिश्ते खत्म कर लिए। नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े इन सभी किस्सों में साल 2007 का प्रकरण बहुत मीडिया में आया क्योंकि सब लोग जानते हैं सड़क पे तमाशा करने वाला और देखने वाला दोनों का तकदीर खराब है। इस प्रकरण से नाना पाटेकर का एक और रूप देखने को मिला जब नाना पाटेकर साल 2008 में हॉर्न ओके प्लीज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का एक आइटम सॉन्ग था। इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। तनुश्री दत्ता का कहना था जिस दिन उनके गाने की शूटिंग हो रही थी उस दिन नाना पाटेकर का उस गाने में कोई सीन भी नहीं था, पर अचानक नाना पाटेकर शूटिंग के दौरान सेट पर पहुंचे और कुछ ऐसी हरकतें की जिससे तनुश्री अपने आप को असहज महसूस करने लगी। जब तनुश्री ने आवाज उठाई तो पूरी फिल्म टीम नाना के साथ खड़ी हो गई। ये बातें जब मीडिया में आई तो पूरा बॉलीवुड दो भागों में बंट गया। ज्यादातर लोग नाना पाटेकर का सपोर्ट कर रहे थे। उसका कारण यह भी था कि आज से पहले नाना पाटेकर के लव अफेयर्स के बारे में तो सुनने को मिला था, पर कभी कोई ऐसी हरकत नाना पाटेकर के बारे में सामने नहीं आई थी। कुछ दिनों बाद तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चाहे तो तुम मुझे और मार लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। वैसे किरदार कैसा भी हो, नाना पाटेकर हर रोल को इस अंदाज में कर देते हैं कि किसी भी साधारण अभिनेता के लिए ये आम बात नहीं। अरे खाओ ना दबा के, अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे। और इसी एक्टिंग के लिए नाना पाटेकर को कई मर्तबा नेशनल अवार्ड से नवाजा भी किया, फिर चाहे वो परिंदा फिल्म हो या क्रांतिवीर या अग्निसाक्षी।
आश्चर्य की बात तो ये भी है कि नाना पाटेकर आज भी इतनी फिल्में करने के बाद, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद 1 BHK फ्लैट में ही अपनी मां के साथ रहते हैं। अक्सर मीडिया में खबरें आती हैं कि वो गरीब और मजलूम की मदद करते कहीं न कहीं जरूर पाए जाते हैं। अभी जब कुछ वर्षों पहले महाराष्ट्र में सूखा आया तो नाना पाटेकर ने 15 लाख रुपए की किसानों की मदद की। बस तुमको हूँ, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें। नाना पाटेकर साहब का कहना है कि वो फिल्मों में सिर्फ एक रचनात्मक संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, न कि अपनी जिंदगी को विलासता से जीने के लिए। इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में नाना पाटेकर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। वैसे आप बताइएगा कि नाना पाटेकर साहब का नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने उनकी किस फिल्म की तस्वीर आ जाती है? एक का होता है 195, इसके बदले में आप ये ले लो। और अगर आप नाना पाटेकर की फिल्मों के अच्छे प्रशंसक हैं तो ये जरूर बताइएगा कि नाना पाटेकर की फिल्म वेलकम जो 2007 में आई, उसमें इनके किरदार का क्या नाम था? मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। और तिरंगा फिल्म में सभी के फेवरेट इनके किरदार का उस फिल्म में क्या नाम था? मैं आपके कमेंट्स का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 20 से 30 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। हेलो, मेरे साथ डांस करोगे? नहीं। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। कम ऑन, पार्टीज ओवर, गो टू स्लीप नाउ। जय हिंद, जय भारत।